दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने भारत के कई इलाकों पर लगभग 300 साल राज किया और इस पूरे दौर में मुगलों की बादशाहत कभी भी खामोश नहीं रही। या तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी अपने इलाकों को बचाने में गुजरी या फिर अपनी सल्तनत में और भी ज्यादा से ज्यादा इलाका जोड़ने के लिए गुजरी। और यही हाल भारत में अंग्रेजों का भी रहा था। भारत में अंग्रेजों का आना और उनका हम पर लगभग 200 सालों तक शासन करना, इन सब के बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज हम आपको भारत से ही जुड़ा हुआ एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना। जब धीरे धीरे करके अखंड भारत के सारे किंगडम मुगलों के अंडर आते गए, तब तक देश था जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। अखंड भारत से जुड़ा हुआ एक ऐसा देश जो न कभी अंग्रेजों के कब्जे में आ पाया और न कभी उसे मुगल उसे हथिया पाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश था जो शुरू से लेकर आज तक कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना? वो कोई और देश नहीं बल्कि नेपाल ही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुगल कभी उस पर राज नहीं कर पाए और कैसे उन्होंने अंग्रेजों को लड़ाई में हराया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि मुगल साम्राज्य कितना बड़ा और कितना ताकतवर था। तो मुगल साम्राज्य को दुनिया के कुछ सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक माना जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का अधिकार क्षेत्र वर्मा यानी कि म्यांमार से अफगानिस्तान और वर्तमान ईरान तक था, जिसके साम्राज्य में ज्यादातर हिस्सा आज के भारत का हुआ करता था। और मुगल काल से पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था अपने चरम पर थी। फिर मुगल काल के दौरान भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान 22% तक रहा था। हम भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। साल 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर का विजय हुआ और बाबर ने खुद को दिल्ली का नया सम्राट घोषित कर दिया। फिर बाबर के बाद जहांगीर, अकबर, शाहजहां पर औरंगजेब जैसे प्रमुख राजाओं ने भारत पर शासन किया। पर आखिर में जब साल 1875 की क्रांति में आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के बाहर जाने के बाद मुगल साम्राज्य भारत से बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अपने 300 सालों के इतिहास में मुगल शासकों ने भारत पर इसके आसपास के हर हिस्से पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन मुगलों ने नेपाल पर अधिकार करने का विचार भी नहीं किया कभी। पर मुगलों के सबसे क्रूर शासक और सीमाओं के भूखे औरंगजेब ने भी कभी भी नेपाल पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों था? इसका क्या कारण था कि मुगल साम्राज्य नेपाल को कभी भी अपने अधिकार में नहीं ले पाया? तो इतिहासकारों के अनुसार ऐसा नहीं है कि किसी भी इस्लामिक शासकों ने नेपाल पर आक्रमण नहीं किया। इस्लामिक शासकों ने नेपाल पर 2 बार आक्रमण के प्रयास किए, लेकिन दोनों ही बार ये प्रयास व्यर्थ हो गए। दोनों ही प्रयासों में इस्लामिक शासकों को हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे नेपाल पर पहला आक्रमण साल 1349 में बंगाल के शासक शमशुद्दीन इलियास शाह ने किया था। उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूटने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर नेपाल की गोरखा सेना होने के कारण वो जंग में पीछे हट गया। उसके बाद 18वीं शताब्दी में बंगाली शासक सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर आक्रमण किया, लेकिन उसका प्रयास भी विफल हो गया। इसके बाद किसी भी इस्लामिक शासक ने नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया। यानी भारत और चीन की सीमा पर बसा हुआ ये देश मुगलों के आक्रमण से हमेशा बचा रहा। लेकिन नेपाल पर मुगलों का आक्रमण न करने की कुछ वजह थी, जैसे जिनमें से पहली वजह नेपाल की भौगोलिक स्थिति थी, क्योंकि नेपाल का भौगोलिक रूप दुनिया के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में आता है। दुनिया के 10 सबसे बड़े पर्वतों में से 8 पर्वत तो अकेले नेपाल में आते हैं। यानी नेपाल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में मुगलों के द्वारा विजय प्राप्त करना कठिन काम था। वहीं उस समय मुगलों के पास युद्ध करने के लिए ज्यादातर सेना घोड़े, ऊंटों या हाथियों का इस्तेमाल करते थे। पर हाथी और घोड़े ही मुगल सेना की ताकत की पहली पंक्ति माने जाते थे। लेकिन नेपाल तक पहुँचने के लिए चुनौतीपूर्ण पहाड़ों में से होकर हाथी और घोड़ों को ले जाना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि ज्यादातर हाथी और घोड़े इन पहाड़ी क्षेत्रों में ही मारे जाते थे। वहीं हिमालय जैसे दुर्गम क्षेत्र में ज्यादा ठंड की वजह से मुगल सैनिक भी नेपाल तक पहुंचने वाले रास्तों को पार नहीं कर पाते थे। इस वजह से मुगल साम्राज्य ने नेपाल पर अधिकार करने का विचार नहीं किया। दूसरा कारण था कि नेपाल पर अधिकार करना लाभहीन था। अब इतिहास में ज्यादातर युद्ध दूसरे राज्य के धन को प्राप्त करने के लिए तो किए गए थे, तभी तो मुगलों ने बार बार भारत के दक्षिणी राज्य पर आक्रमण वहाँ के मंदिरों में पड़े हुए सोने और धन को प्राप्त करने के लिए किए थे। लेकिन नेपाल पर युद्ध करने के लिए सेना भेजना मुगलों के लिए फायदेमंद का सौदा नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार नेपाल पर विजय करना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं था, क्योंकि नेपाल जैसे देश पर हमला करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। नेपाल पहाड़ी क्षेत्र में बसा होने के कारण इस पर अधिकार करने के लिए जितने धन की आवश्यकता पड़ती थी, उतना धन मुगलों को नेपाल में नहीं मिलने वाला था। अब ऐसा नहीं है कि नेपाल एक गरीब देश था। नेपाल की राजधानी काठमांडू आर्थिक रूप से संपन्न थी, क्योंकि नेपाल भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था। लेकिन मुगल साम्राज्य भारत का उस समय का सबसे ताकतवर और शाही समूह माना जाता था। मुगलों उन राज्यों पर आक्रमण करके अपना समय और संसाधन बर्बाद नहीं करते थे जो उनके लिए लाभहीन होते थे। पर इतना ही नहीं, नेपाल ने तिब्बत और मुगल साम्राज्य को भी इस व्यापार को फलने फूलने के लिए मार्ग भी प्रदान किया था। ऐसे में अगर मुगल साम्राज्य नेपाल पर आक्रमण कर दे तो मुगलों को तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार में नुकसान होता। पर तिब्बत के साथ होने वाले नुकसान की वजह से मुगलों को लद्दाख और हिमालयी बेल्ट के राज्य से मिलने वाला व्यापार टैक्स का भी भारी नुकसान होता, जिससे मुगल अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती। इस कारण मुगलों के लिए नेपाल पर आक्रमण करना मुगल अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं था। इसके बाद अगला कारण है कि मुगलों की रुचि नेपाल में नहीं थी, क्योंकि मुगल इस्लाम धर्म को मानते थे। वहीं नेपाल के हिमालय पर्वत में होने के कारण हिंदुओं और बौद्धों का घर माना जाता है। नेपाल में हिंदू और बौद्ध हिमालय की उपासना करते थे। हिंदू और बौद्धों के लिए हिमालय के पहाड़ और नदियां उनके देवी देवता थे। चूँकि हिंदू धर्म में पहाड़ों और नदियों को देवता माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहना पसंद है। लेकिन मुगलों को हिमालयी क्षेत्र पर उनके पहाड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुगलों के लिए नेपाल एक पठारी इलाका था। इतना ही नहीं, मुगल शासक नेपाल में रहने वाले पहाड़ी लोगों को इस्लाम में परिवर्तन करने की रुचि बने रहते थे। इस कारण से मुगलों को नेपाल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तो ये भी एक वजह थी कि मुगलों ने नेपाल पर भी आक्रमण नहीं किया। इसके बाद अगला कारण था कि मुगल साम्राज्य नेपाल पर ठीक से शासन नहीं कर पाया था। अब यहाँ पर जो वजह बताई गई वो आप नजरअंदाज भी कर दें और मुगल सेना नेपाल पर अधिकार भी कर लेती, तो मुगलों को नेपाल पर अधिकार चलाना और उसे व्यवस्थित रूप से संचालित करना कभी आसान नहीं होता, क्योंकि मुगलों के लिए नेपाल को व्यवस्थित रूप से चलाना एक घाटे का सौदा होता। क्योंकि नेपाल की ज्यादातर जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहती थी। ज्यादातर नेपाली लोग उग्र झुंड के रूप में रहा करते थे। ऐसे में अगर नेपाली लोग विद्रोह शुरू कर दें तो इस विद्रोह को दबाना मुगलों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि मुगलों की राजधानी दिल्ली की दूरी नेपाल से काफी दूर पड़ती थी। वहीं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण सेना को विद्रोह दबाने के लिए बार बार दिल्ली से नेपाल भेजना काफी खर्चीला पड़ता। तो ये भी एक वजह थी कि मुगलों ने कभी नेपाल पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि नेपाल में गोरखा का साम्राज्य होने के कारण मुगलों ने कभी भी उस पर आक्रमण नहीं किया। वहीं कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल के पास कोई ऐसे संसाधन नहीं थे जिसकी आवश्यकता मुगलों को थी। मुगलों के लिए नेपाल एक लाभहीन क्षेत्र था, जिस वजह से मुगलों ने नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया। बात करें अब अगर ब्रिटिश एम्पायर की यानी कि अंग्रेजों की, तो हाँ, अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी। इन दोनों के बीच तो 1814 से लेकर 1816 के बीच एक जंग लड़ी गई थी, जिस जंग को आमतौर पर लोग एंग्लो नेपलीज वॉर के नाम से जाना जाता है। इस जंग में आखिर में जाकर ब्रिटिश एम्पायर की जीत हो गई थी और इस जीत की वजह से अंग्रेजों के कब्जे में नेपाल का कुछ हिस्सा दिया गया था। मगर उस छोटे से हिस्से के अलावा अंग्रेजों ने भी बाद में बचे हुए नेपाल के किसी भी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी और इस तरह से नेपाल इतिहास में हमेशा अपने पास मौजूद बड़ी बड़ी ताकतों से बचा रहा था। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।